और चलिए रुक करेंगे भोपाल से आ रही बड़ी खबर की ओर। कल विधायक दल की बैठक होगी, शाम 4 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें सर्वसम्मति से एमपी का नया सीएम चुना जाएगा। तो आपको बताएं कि विधायक लगातार इसके लिए भोपाल पहुंच रहे हैं। लगातार ये तैयारियां चल रही, कोशिशें की जा रही हैं कि जल्द से जल्द सीएम का नाम तय हो सके, जिससे मध्य प्रदेश की जनता को अपना मुख्यमंत्री मिल सके। इसके लिए तमाम तैयारियां, विधायकों का भोपाल पहुंचने का सिलसिला आप लगातार राजधानी में देखेंगे और इसी प्रकार सर्वसम्मति से बिना किसी मनमुटाव के एक नाम पर फैसला हो सके, यही कवायद बीजेपी विधायकों की तरफ से, पर्यवेक्षकों की तरफ से, राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से भी, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि पर्यवेक्षक माहौल समझने की तो कोशिश करें ही, लेकिन अगर कहीं नाराजगी हो तो डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी इन्हीं पर्यवेक्षकों के कंधों पर। लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होने वाला है और इसके लिए कवायदें लगातार चल रही हैं। 3 पर्यवेक्षक भी नियुक्त कर लिए गए हैं मध्य प्रदेश के लिए और ये पर्यवेक्षक विधायक दल की मीटिंग में मौजूद रहेंगे, जिसके बाद ये फीडबैक भी लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधायक क्या चाहते हैं कि उनका नेता कैसा हो, जो कि अगला फेस होगा मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश के लिए। और बहुत जल्दी सस्पेंस भी खत्म हो जाएगी कि 11 तारीख यानी कि कल ये मीटिंग होगी, विधायक दल की जब बैठक होगी तो इसमें चर्चा होगी सीएम फेस को लेकर। अब देखिए जो चेहरे सामने आ रही हैं मुख्यमंत्री के रेस में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं और क्यों है ये सीएम फेस ये भी आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, देखा है आपने मध्य प्रदेश के पूरे चुनावों में, इन्हीं के नेतृत्व में हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया। 5 बार सांसद के पद पर इन्हें जीत भी मिल चुकी है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान संघ के बेहद करीबी भी हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने सरकार गठन को लेकर बयान दिया, कहना था कि सोमवार में भोपाल में विधायक दल की बैठक रखी गई है और सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। मनोहर लाल हरियाणा के सीएम हैं, उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन पर्यवेक्षक भी हैं वो, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्यवेक्षक के तौर पर वो चुने गए हैं, तो इसीलिए भी उनका कहना है कि सर्वसम्मति से जो भी फैसला लिया जाएगा वो सब आपके सामने होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो चयन होना है उसमें केंद्र की ओर से मुझे वहाँ एक दायित्व मिला है, वहाँ के प्रभारी के नाते से। और सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं वहाँ जाऊँगा। और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी होते हैं तो सर्वसम्मति से। तो मनोहर लाल का बड़ा बयान आपने सुना और इसके साथ ही मुख्यमंत्री फेस को लेकर कल सस्पेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल विधायक दल की बैठक होगी। प्रशांत कटारे हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं, सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अभी भी मुख्यमंत्री फेस को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन हर किसी के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। वाकई कल के लिए कल बेहद महत्वपूर्ण है और अंशिका, अभी तक हर बात केवल कयासों में ही है और चूंकि जो बीजेपी आलाकमान या बीजेपी नेतृत्व है वो तमाम कयासों को ध्वस्त करने के लिए जाना जाता है। इस बार भी तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आप भी शिवराज सिंह का जिक्र कर रही थी, उनका प्रोफाइल भी आप बता रही थी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लगभग 8 से 10 नाम लगातार चर्चाओं में हैं, विधायकों से लेकर सांसदों तक और गैर विधायक तक चर्चाओं में हैं। लेकिन चूंकि विधायकों को आने के लिए कल ही कह दिया गया था, तो सारे विधायक दल की बैठक से न केवल पहले मौजूद रहेंगी, बल्कि उससे पहले जो 3 पर्यवेक्षक हैं वो एक एक कर चर्चा करेंगे और आम सहमति बनाने की कोशिश तो होगी, लेकिन फाइनल जो चेहरा है वो लगभग तय हो चुका होगा। ये ठीक बात है कि हमें आप तक ये इन्फॉर्मेशन शायद उस दिन पहुंचे जब अनाउंसमेंट हो, और यही इसी के लिए सेंट्रल जो नेतृत्व है जाना जाता है। लेकिन अगर आप फिर बड़े किसी चेहरे का जिक्र करेंगे कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चेहरा कौन है, तो ऑब्वियसली शिवराज सिंह चौहान ही सबसे बड़ा चेहरा अभी भी हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकप्रिय अगर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान ही हैं। संघ से भी उनकी नजदीकी है। दूसरा, कभी भी उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व के खिलाफ बगावती स्वर नहीं अपनाए। जहां एक तरफ दूसरे
नेता लगातार दिल्ली दौड़ लगा रहे थे, तो शिवराज सिंह उन जगहों का दौरा कर रहे थे जहां बीजेपी हारी है। श्योपुर, राजगढ़, गुना का, इसके अलावा छिंदवाड़ा का वो दौरा कर रहे थे। संदेश यही दे रहे हैं वो लगातार कि भाई मेरा मकसद अब अगली 29 सीटें जीतना है। बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा, केंद्रीय नेतृत्व का अगर जिक्र करें अंशिका, तो उनकी नजर में सबसे जो पहला मकसद होगा वो होगा 2024 में 29 की 29 सीटें जीतना। लेकिन दूसरा अगर पहलू देखें तो केंद्रीय नेतृत्व ये भी चाहता है कि अब केवल जो राजनीति है या कोई ऐसा चेहरा दें जो केवल एक पंचवर्षीय नहीं बल्कि 10-15 साल की सियासत को आगे बढ़ाए, जमीन को और मजबूत। इतने सारे हों तो उस एक को चुनना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत पेचीदा हो जाता है। ये भी बताइएगा कि आप पर्यवेक्षकों को महज इसके लिए भेजा गया है कि वो ये क्लियर कर सके कि विधायक क्या चाहते हैं, या फिर डैमेज कंट्रोल का जिम्मा भी पर्यवेक्षकों के कंधे पर होता है कि ये देख सके कि कहीं कोई नाराज ना हो? प्रशांत, बिल्कुल ठीक बात आपने कही है। एक तो पहला तो संदेश ही, जो कयास हैं संदेश ही देने आ रहे हैं 3 जो पर्यवेक्षक हैं, लेकिन जो 1-2 चेहरे हो सकता है कि जिक्र किए जाएं, उनका मन भी भांपा जाएगा और फिर जो चेहरे जिक्र किया जाएंगे हो सकता है कि उन पर अगर कोई नाराजगी नजर आती है तो फिर डैमेज कंट्रोल भी होगा। और हालांकि अमूमन अंशिका बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि जो केंद्रीय आला कमान फैसला ले ले उसके खिलाफ कोई बगावत करे, बहुत मुश्किल है। आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो ऐसा नजर आता नहीं है। उमा भारती जैसे अगर नेता छोड़ दें तो बाकी आपको ऐसे नेता बीजेपी में नजर आएंगे नहीं। केवल मध्य प्रदेश नहीं, बाकी जगहों का जिक्र भी। और सरप्राइजिंग एलिमेंट जो जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, तो सरप्राइजिंग एलिमेंट हम कल जिक्र कर रहे थे कि खुद मनोहर लाल खट्टर सरप्राइजिंग एलिमेंट थे 2014 चुनाव के बाद जब हरियाणा का चुनाव हुआ था। एक और छोटा सा उदाहरण अंशिका दूंगा उत्तराखंड का, कि भाई जो बीजेपी आला कमान है वो फैसले लेने में, आपको चौंकाने में कभी पीछे नहीं रहा। धामी को जब चुना गया कोई नहीं जानता था, धामी विधानसभा चुनाव हार गए, फिर उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो हो सकता है कि जितने 10 नाम 11 नाम चल रहे हैं उनमें से कोई हो ही ना, ऐसा बिल्कुल भी हो सकता है प्रशांत, कि उदाहरण के साथ बकायदा अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि क्या होने वाला है कल। और अब तक क्योंकि बीजेपी को ट्रेंड सेटर भी कहा जाता है, कई बड़े सरप्राइजेस बीजेपी देने के लिए जानी जाती है, तो अब देखना होगा कि कल क्या सरप्राइज मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी साझा करने के लिए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में चेहरे को लेकर, सीएम के चेहरे को लेकर मंथन भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस में क्या चल रहा है ये भी आपको बताएं। कमलनाथ की अगुवाई में ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दिल्ली में हार की समीक्षा बैठक के बाद ये साफ हुआ, बैठक में किन किन बातों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के अलावा एमपी से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह, कमलेश्वर, ओमकार मरकाम और मीनाक्षी नटराजन शामिल हुए। चुनाव में मिली हार पर नेताओं ने अपनी अपनी बात और तर्क पेश किए। मसलन टिकट वितरण में गड़बड़ी, संगठन का कमजोर होना, SC/ST वोट कांग्रेस से अलग हुआ, ईवीएम को भी हार की वजह माना। वहीं विधायक दल का नेता कौन होगा, इसके लिए जल्द दिल्ली से पर्यवेक्षक भोपाल जाएंगे, जो विधायकों की रायशुमारी से नेता विधायक दल का चुनाव करेगा। इसके साथ ही बैठक में प्रदेश अध्यक्ष को बदलने को लेकर चर्चा नहीं हुई है, यानी कांग्रेस कमलनाथ के नेतृत्व में ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल सर्वसम्मति से माननीय कमलनाथ जी को पुनः ये अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे और लोकसभा का चुनाव कराने की तैयारियां भी प्रारंभ कर दी। माननीय कमलनाथ जी के आने के बाद हर जिलों का वो दौरा कार्यक्रम बनाएंगे और निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को जिस ऊर्जा के साथ विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने काम किया माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में, उसी ऊर्जा के साथ 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको पूर्ण करेंगे। उधर बीजेपी ने कमलनाथ के पीसीसी चीफ बने रहने को कांग्रेस का अंदरूनी मामला बताया, साथ ही तंज भी कसा। तो धन्यवाद देते हैं कांग्रेस पार्टी का कि वो कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व चिरकाल तक स्थायी रखे। ऐसे नेता जो थके हुए, चुके हुए और चूक चुके नेता हैं, जिनको जनता बार बार अस्वीकार करती, खारिज करती है, वो यदि कांग्रेस पार्टी के लिए धरोहर है तो कांग्रेस उनको नेता बनाकर चले। ये उनका विषय कांग्रेस का, किसको लोकसभा की जिम्मेदारी देते हैं, किसको पराजय का ठिकाना देते हैं, पराजय के कारण क्या बताते, कांग्रेस जाने, कांग्रेस की महिमा।
अब जबकि कमलनाथ पीसीसी चीफ बने रहेंगे, ऐसे में लोकसभा चुनाव में पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, यह उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस तमाम रणनीति तैयार कर रही है आगे चुनाव को देखते हुए, सीहोर में मुस्लिम महिला ने बीजेपी को वोट क्या कर दिया, उसके साथ देवर ने मारपीट कर दी। तो मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल, और उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में पीड़िता को बुलाकर मुलाकात की, सुरक्षा का भरोसा भी दिया है। देखिए। और मेरे जावेद देवर है, ये वोट देने की वजह से मेरे खिलाफ है, मतलब मुझे मारता है, मारपीट कर रहा है, वो भी अंदर घर में घुस के कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ, मैंने बीजेपी को वोट दिया इसलिए मुझे मारा, मेरे हाथ में मारा, मेरे पैर में मारा, मेरे 2 बच्चों के सामने मारा, है ना, मेरे पूरे पैरों में मारा। अच्छा बड़ा डंडा था इतना। ये समीना भी है। बीजेपी को वोट देने को लेकर इनको सजा दी जा रही है। देवर चुनाव के बाद से मारपीट कर रहा है। पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो सबीना पिता के साथ कलेक्टर दफ्तर पहुंची। शिकायत के बाद कलेक्टर के निर्देश के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मेरा दामन सीधा है तो मतलब ये है कि वो हर कुछ भी करेगा। तो आपसे निवेदन यही है कि हम कटक ले चीज़ें जैसे ही आए कि हमारी मोड़ी का सीधा हल हो जाए, काम बन जाए। हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया तो हमें कोई साथ नहीं दे दिया। उधर अहमपुर बरखेड़ा हसन की समीना बी के मामले की जैसे ही शिवराज को जानकारी मिली, उन्होंने समीना और उनके बच्चों को सीएम हाउस में बुलाकर मुलाकात की और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। सीएम ने अधिकारियों को भी जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए। शिवराज ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उधर सीएम से मिलकर सबीना भी खुश दिखी। भाजपा को वोट दिया था इसलिए मैंने मारपीट खाई। वो नाराज हो रहा था कि मैं भैया के साथ हूँ, वो मेरे भैया है, वो मेरी फिक्र करते हैं, मैं दूंगी उनके लिए वोट, को नहीं दूंगी। कौन नाराज हो रहा था? देवर जावेद। तो क्या किया आपके साथ? उसने मारपीट करी मेरे साथ, कहने लगा वो वोट कौन दिया आपने। फिर अभी आपको किसने बुलाया था? शिवराज भैया ने। क्या बोले, क्या बात हुई आपकी और उनकी? उनसे मैंने मिल लिया है, वो मेरी फिक्र कर रहा है, मैं उनकी फिक्र करूँगी, आगे वोट दूंगी मैं तो उनको। क्या क्या चर्चा, किस तरह से संवाद हुआ आपका, किस तरह से अच्छा बात हुआ मेरे संग। क्या भैया ने क्या बोला? आपके भैया हैं तो किस तरह बोला कि आपकी हम चिंता करेंगे, आपके परिवार वालों की भी चिंता करेंगे, हम आपके बच्चों की भी रखेंगे, बच्चों के माँ मांगोगे। सीएम ने समीना को समझाया कि वोट किसे देना है, ये अधिकार संविधान से भारत के हर व्यक्ति को मिला है। ऐसे में इस बात पर समीना के देवर के साथ ही हर उस व्यक्ति को समझना होगा जो वोट देने के मामले में महिलाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, खासकर घर की महिलाओं को। शिवपुरी जिले के पिछोर से 6 बार के विधायक रहे केपी सिंह की हार के बाद एक बुजुर्ग ने अपना सिर मुंडवा लिया। दरअसल बुजुर्ग केपी सिंह के हारने का पिछले 15 साल से इंतजार कर रहे थे, और 15 साल पहले बुजुर्ग किसी मामले की शिकायत लेकर जब तत्कालीन पिछोर विधायक केपी सिंह के पास पहुंचे तो उस दौरान केपी सिंह ने बुजुर्ग को चांटा मारा था। इस बात से काफी दुखी हुए, संकल्प लिया था कि जिस दिन केपी सिंह हारेंगे उस दिन अपना सिर मुड़ा लेंगे। ये तस्वीरें अब सामने आई। तो 2008 में मेरा भाई का एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो एक्सीडेंट हुआ तो घरेलू पत्नी का नाम लिखा गया, तो उसमें माता जी का नाम नहीं लिखा था। तो मैंने दरखास्त बनवा के, और केपी सिंह विधायक थे उस समय, तो उनके पास में ले गया और डाक बंगला पे मैंने दी, और डाक बंगला पे दी तो मेरे से पूछा कि कहाँ से आए, तो मैंने कहा मैं ग्राम जराय से आया हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन फाड़ के फेंक दी और मुंह में चांटा दे दिया था। तो अच्छा। मैंने उसी दिन ये प्रण किया था, आप हारोगे, हमें हार।
और अब अगली बड़ी खबर इंदौर से है, जहां डबल मर्डर का सामना देखना पड़ा, जहां गला रेत कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। मृतक का नाम सरिता नरवरिया और रवि ठाकुर है। होटल व्यवसायी दोनों बताए जा रहे हैं। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुट गई है। मृतक के नाम भी सामने आ चुके हैं। अभी फिलहाल होटल व्यवसायी रवि ठाकुर पूछताछ की जा रही है। हत्याकांड की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो डबल मर्डर का मामला और गला रेत कर हत्या की गई है। इंदौर से ये मामला सामने आया है। गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया और अब इस मामले में पुलिस जांच के लिए जुटी हुई है। बागेश्वर प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की बिहार के नालंदा से गिरफ्तारी हुई है। दरअसल 10 लाख की मांग की गई थी। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आरोपी ने मेल भी किया और उसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। आरोपी को नालंदा से धर दबोचा है। एक और बड़ा मामला है जिसमें कहीं ना कहीं फर्जी गैंग बताकर खुद को आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस प्रकार की साजिशें रची जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस पूरी तरह से सक्रिय इस व्यक्ति को ढूंढ निकाला है। धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी दी थी, लेकिन बिहार से गिरफ्तार। 19 अक्टूबर 2023 को बागेश्वर धाम महाराज की जीमेल आईडी पर किसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से एक व्यक्ति के द्वारा, अज्ञात व्यक्ति के द्वारा धमकी दी गई थी। जो रैंसम कॉल था कि यदि आप 10 लाख रुपए हमें दीजिए, अन्यथा हम आपकी जान को खतरा होगा। उनके द्वारा 20 अक्टूबर को थाना बमीठा में उनके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई। इस पर तुरंत पुलिस के द्वारा अपराध नंबर 382 पंजीबद्ध किया गया और पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चूँकि अपराध अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रकृति का था, तो हमने आरोपी को समस्त डायरी के साथ मान्य। और गुना से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने बेबी डॉग को उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो इतना विभत्स है कि हम आपको बिना ब्लर किए दिखा भी नहीं सकते। दरअसल वीडियो में एक युवक दुकान की सीढ़ियों पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। आपको देखिए वीडियो दिखा रहे हैं, सीढ़ियों पर बैठा हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान उसके पास 2 बेबी डॉग पहुंचकर अटकेलियां करने लगते हैं। ये 2 प्यारे छोटे छोटे पपीज इन्हें कहा जाता है और ये पपी देखिए इसके पास अटकेलियां करते हैं। इस दौरान ये सनकी युवक कहें या इसे क्या कहें, युवक ने आओ देखा न ताओ और एक बेबी डॉग, एक पपी को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। युवक यही नहीं रुका, इसके बाद वो अपने पैर से बेबी डॉग को मसल कर मौके से चला गया। गौरतलब है कि जिस मकान के बाहर ये वारदात हुई, उसके मालिक ने शहर कोतवाली पुलिस को लिखित आवेदन देकर आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। और ये घटना शनिवार की बताई जा रही है। तस्वीरें निश्चित तौर पर हैरान कर देने वाली कि कैसे कोई व्यक्ति इतना बेरहम हो सकता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस प्रकार पपीज को उठाकर फेंकता है ये व्यक्ति और उसके बाद भी रुकता नहीं है। उसके बाद उनको मसल कर मारने की कोशिश भी करता है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक व्यक्ति की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। हो सकता है कि वीडियो सामने आने के बाद इसी आधार पर पुलिस की तरफ से मामला भी दर्ज हो, कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ की जाए। तो तलाश फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, निश्चित तौर पर मार्मिक कर देने वाले ये पूरे दृश्य, निराशाजनक पूरा व्यवहार। बिल्कुल विभत्स घटना जिसकी निंदा जितने ही बार की जाए कम है। और ये इंसान है या जानवर, ये सबसे बड़ा सवाल। और इंदौर से भी एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां महिला के गले में कैंची मारकर प्रेमी ने हत्या कर दी है और मौके से फरार हो गया है। कमरे से बदबू आने पर पड़ोसियों को मामले की जानकारी हुई, जिसकी सूचना पड़ोसियों ने पुलिस को दी। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब एंगल क्या रहा है इस घटना का, ये भी पता लगाने की कोशिश, क्या सच में सिरफरे प्रेमी की तरफ से वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर कोई पुरानी रंजिश भी हो सकती है। तमाम ऐसे कारण जिनको तलाशने के लिए पुलिस लगातार मशक्कत करती है। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया है, परिजनों से भी पूछताछ की कोशिश, पूरा घटनाक्रम समझने का प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है।
एक घर है जिसमें एक महिला का शव बरामद हुआ है, जिसके गले में कैंची से हमला करके हत्या करी गई है। मौके पर पुलिस पहुंचकर तस्दीक करने के बाद में यह ज्ञात हुआ है कि वहां पर वो एक व्यक्ति के साथ में कुछ दिनों पहले ही किराए पर रहने आई थी और उनके झगड़े किसी बात को लेकर हुए थे, ऐसा आसपास के लोगों ने बताया है। अभी अन्य लोगों से जानकारी और पूछताछ की जा रही है। इसमें जो लड़का उसके साथ में रहता था उसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है क्लियर, उसकी तलाश जारी है। और अब बात करेंगे क्रिकेट की। साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में भारतीय टीम पहुंच गई है साउथ अफ्रीका और इस साल की आखिरी टी20 वनडे और टेस्ट सीरीज खेलने के लिए तैयार। टी20 की कप्तानी सूर्य कुमार यादव संभालेंगे। वनडे के लिए केएल राहुल को कप्तान बनाया गया और उसके बाद टीम इंडिया टेस्ट सीरीज भी खेलेगी। इसकी कप्तानी रोहित शर्मा के हाथों है और आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। डरबन के किंग्समेड मैदान पर मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा। अगले साल जून में टी20 वर्ल्ड कप है और ऐसे में उससे पहले होने वाला हर मैच महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।